हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने चांदी के सूट के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। उदयपुर के शहर में अनमोल और अर्पिता नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थीं। उन दोनों के माता पिता रमन और कुसुम एक बिल्डर के पास काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, रमन और कुसुम जब साइट पर काम कर रहे थे तो ऊपर से हाई वोल्टेज का तार गिर जाने की वजह से रमन और कुसुम की वहीं पर मौत हो जाती है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अनमोल और अर्पिता अनाथ हो जाती हैं। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बताओ न दीदी, वो कहाँ चली गए? अर्पिता, रोते नहीं है, माँ पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। चलो अब चुप हो जाओ, नहीं तो माँ को पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी रो रही है तो वो क्या सोचेंगी। चलो चुप हो जाओ और जल्दी से खाना खा लो। फिर अनमोल और अर्पिता दोनों खाना खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन उनके घर आती है और आते ही शुरू हो जाती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। हमारा मकान कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि तुम दोनों यहाँ रह रही हो। 2 महीने से भी ज्यादा हो गया है, पर अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। देखो, बहुत हो गया है। मुझे तुम लोगों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब से मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से, कहीं और जाकर रहो। मालकिन जी, कृपया करके हमें इस घर से मत निकालिए। हम कहाँ पर जाएंगे? हम क्या करेंगे? मालकिन जी, कृपया करके हम पर तरस खाइए। इतने दिन से तो तुम पर तरस ही खा रही थी, जो कि तुम्हें फ्री में रहने दे रही थी, पर अब बिल्कुल नहीं। जल्दी मेरा घर खाली करो। दोनों बहनें रोते रोते जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। दोनों बहन को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और दोनों बहनें वहीं एक पेड़ के नीचे थक कर सो जाती हैं। अगले दिन अर्पिता अनमोल से कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ खाने को दे दो ना दीदी। बस थोड़ी देर और बहन, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। बस थोड़ी देर और। दोनों बहनें फिर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर चलने के बाद सामने कुछ मजदूर वहाँ पर बोरियां ढो रहे थे। अनमोल वहाँ पर जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो मैं कर लूँगी। मेरी बहन भूखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा, आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, आप लोग यहाँ काम नहीं कर पाओगे। ये काम बहुत मेहनत का काम है। ये लो 100 रुपए, इससे कुछ खाने को खरीद लेना और अपने घर वापस जाओ बेटा। नहीं अंकल जी, मुझे बिना मेहनत की आपसे पैसे नहीं लेने हैं। ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से कमाकर ही खाना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है। मोनू, गुड़िया को काम बता दे और हाँ, शाम तक काम करने के 300 रुपए मजदूरी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अर्पिता, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? अनमोल अर्पिता को वहीं बिठाकर खुद बोरियां ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद शाम को अनमोल को पूरे 300 रुपए मिलते हैं। अनमोल सबसे पहले उन पैसों से अपनी छोटी बहन के लिए रोटी सब्जी खरीद कर लेकर आती है। दीदी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगी। फिर दोनों बहनें मिलकर खाना खा लेती हैं
रात होने लगी थी। दोनों बहनों को सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी अनमोल अर्पिता को लेकर अपने चाचा के घर चली जाती है और वहाँ पहुंचकर अनमोल अपने चाचा जी को सारी बात बताती है। ये सब बात सुनकर अनमोल के चाचा ऋतिक ये बोलते हैं, शहर में इतना कुछ हो गया पर मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सही किया तुम दोनों ने जो यहाँ पर आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। तभी अनमोल की चाची शालिनी अनमोल के चाचा से कहती है, देखो जी, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर इधर चला आता है। वैसे भी ये घर मेरे भाई के दिए हुए पैसों से चलता है। खुद के बच्चों को कमाकर खिलाने की तो औकात नहीं है आपकी, और इन दोनों अनाथ बच्चियों को मेरे सीने पर बिठा दिया। देखो, इन दोनों को अभी के अभी घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? रात के अंधेरे में अब मैं इन दोनों को कहाँ छोड़कर आऊँ? सुबह होने दो, फिर मैं इन दोनों का कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये सारी बातें अनमोल और अर्पिता सुन लेती हैं। फिर वो दोनों रोते हुए अपने चाचा का घर छोड़कर वहाँ से दूर चली जाती हैं और रोते हुए बोलती हैं, अब क्या होगा दीदी, अब क्या करेंगे हम, कहाँ पर जाएंगे हम? एक ही सहारा बचा था हमारा और अब वो भी नहीं रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बहन। काश आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। पर दीदी, आपने तो कहा था कि माँ बाबा हमें आसमान में तारा बनकर देख रहे हैं। क्या वो अभी भी हमें देख रहे हैं? अर्पिता की मासूमियत भरी बातें सुनकर अनमोल भी रोने लगी और अर्पिता से बोलती है, हाँ अर्पिता, माँ बाबा आप हमें देख रहे हैं तो फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना, हम कितनी तकलीफ में हैं। दीदी भी बहुत दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना। मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनकर रहना चाहती हूँ। माँ बाबा अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ बाबा। मैं अर्पिता का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ बाबा। तभी वहाँ पर एक जादूगर प्रकट होता है जो कि उनकी सारी दुख भरी बातें सुनकर बोलता है, अनमोल, अर्पिता, मैं देव जादूगर हूँ। मैं जादुई नगर से आया हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ, सच में। जादूगर जी, पर अब मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें बस तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, इसलिए उन्होंने आज तुम्हारी मदद के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर अनमोल और अर्पिता जादूगर को अपनी सारी परेशानी बताती हैं। जादूगर जी, हमारे पास सर छुपाने के लिए ना ही छत है और ना ही खाना खाने के लिए पैसा। अब आप ही बताइए जादूगर जी, हम कहाँ जाएं और किससे मदद मांगे? तुम दोनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। ये लो, ये जादुई 2 सोने चांदी के सूट हैं। ये सोने का सूट अनमोल तुम्हारे लिए और दूसरा ये चांदी का सूट अर्पिता तुम्हारे लिए। अनमोल, तुम अपने सोने के सूट को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब तुम्हें मिलेगा, और अर्पिता, तुम्हारे चांदी के सूट से तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी और धन दौलत मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना बच्चों। इतना बोलकर देव जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। अनमोल अपना सोने का सूट पहनकर
अपने सूट से बोलती है, हे जादुई सोने के सूट, हमें एक घर दिला दीजिए। अनमोल के इतना बोलते ही अनमोल के सामने एक आलीशान सुंदर सा घर बन जाता है और इस तरह से अनमोल उस जादुई सोने के सूट से अपने जरूरत की सारी चीजें मांगती है और वो उससे जादुई सोने के सूट से मिल जाता है। अर्पिता अपने चांदी के सूट से खूब सारा धन मांगती है, जिससे वो दोनों बहुत ही जल्दी अमीर हो जाती हैं। अब अनमोल और अर्पिता के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी, वो उस जादुई सोने चांदी के सूट से मांग लेती थी। वो अपने साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी खूब मदद करने लगी। धीरे धीरे जब ये बात अनमोल की चाची शालिनी को पता चलती है, वो अनमोल और अर्पिता से मिलने के लिए उनके घर पर आ जाती हैं। अरे चाची जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। अरे अनमोल और अर्पिता बेटा, मुझे माफ कर दो। वो तो उस दिन यूं ही मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम दोनों कहीं भी नहीं मिली मुझे। अनजाने में जो भी गलती हुई हो, मुझे माफ कर देना बेटा। पुरानी बातें भूल जाओ। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। कोई बात नहीं चाची जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद अनमोल और अर्पिता के सो जाने के बाद उसकी चाची चुपके से उठकर अनमोल और अर्पिता के कमरे में जाकर उनका जादुई सोने चांदी का सूट चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके सर पर डंडों की बारिश होने लगती है। हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको, रोको इसे। अरे बचाओ मुझे कोई। अरे तभी शालिनी के रोने की आवाज सुनकर अनमोल और अर्पिता भी वहाँ पर आ जाती हैं। अरे चाची जी, ये क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा। मैं लालच में आकर तुम्हारे जादुई सोने चांदी के सूट को चुरा कर भाग रही थी, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, इस डंडे को रोक ले, नहीं तो तेरी चाची आज ही स्वर्ग पधार जाएगी। प्लीज बेटा। जादुई सोने चांदी के सूट, मेरी चाची को माफ कर दो और उन्हें मत मारो और उन्हें जाने दो। अनमोल के इतना बोलते ही जादुई डंडा रुक जाता है और उसकी चाची वहाँ से उल्टे पैर भागती है। फिर कभी भी वो अनमोल और अर्पिता को परेशान नहीं करती। फिर अनमोल और अर्पिता खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती हैं। हीरपुर नाम के एक गाँव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है, तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर उसकी माँ भी वहीं पर दम तोड़ देती है।
कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली जाती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले। इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति। इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरी काम वाली बाई है। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे। वाओ अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो। नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा, आपको तो कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा।
आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करते रहती हो। मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहनकर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है। अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी।